नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का डागुर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था एशिया महाद्वीप में मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाओं को। उन पर्वतमालाओं को मैंने आपको एक मैप से माध्यम से दर्शाया था। आज उन्हीं पर्वतमालाओं को हम दर्शाने का प्रयास करेंगे ओरिजिनल मैप में। तो आप देखिएगा, नंबर 1 पर हमने दोस्तों अगर बात करें तो हमने एक पर्वतमाला देखी थी। यहां पर एक पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है इस जगह पे। दूसरी पर्वतमाला हमने पढ़ी थी इस स्थिति में, ये दूसरी पर्वतमाला। तीसरी पर्वतमाला मित्रों मिलेगी आपको यहां पर। 4 नंबर पर पर्वतमाला मिलेगी आपको यहां पर। एक पर्वतमाला इस स्थिति में मिलेगी आपको, एक हमें यहां पर मिलती है। 2 की लोकेशन यहां पर थी और दोस्तों एक यहां पर भी देखने को मिलती है और एक हमने देखी थी इस जगह। आपको याद आ जाए इस वाली पर्वतमाला के बारे में हम चर्चा करें तो मित्रों, इस पर्वतमाला को हमने नाम दिया था यूराल। ये थी यूराल पर्वतमाला। यहां पर ये जो आपको पर्वतमाला दिखती है, इस पर्वतमाला का नाम मैंने आपको बताया था हिमालय। इससे और ऊपर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पर्वतमाला थी कुनलुन। कुनलुन के ऊपर आपको देखने को मिलती है अल्टाई और अल्टाई के इधर आपको देखने को मिलती है अराकान योमा, कानयोमा। और इसके बाद यहां पर एक पर्वतमाला और मिलती है जिसका नाम है अरावली। अरावली से आगे चलते हैं तो आपको मिलती है नेक्स्ट किरथर। किरथर के बाद आपको मिलेगी सुलेमान और सुलेमान के बाद मिलेगी आपको हिंदू कुश। दोस्तों ये आपके पर्वतमालाएं ये थी। यहां पर आ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी एक नेक्स्ट जिसका नाम होगा फ्यूजीयामा। अब इन पर्वतमालाओं के संदर्भ में हम बात करें तो आपके क्वेश्चन कुछ बनते हैं कि इनका संबंध आपके कहां कहां से है। तो देखो, ये तो आपको देखने को मिल रहा है, ये तो यूराल पर्वतमाला है। और यूराल पर्वतमाला को लेकर बात करें तो यूराल पर्वतमाला के बारे में क्वेश्चन आता है कि यूराल पर्वतमाला का संबंध। तो दोस्तों ये तो आपके हो गया यूरोप महाद्वीप, व्हाइट वाला तो, और यहां पर हो गया एशिया वाला भाग। तो हमने पढ़ा था इसका संबंध कहां से मिलेगा, यूरेशिया से देखने को मिलता है। जबकि हिमालय की बात की थी हमने, भारत, ये देश है हमारा कौन सा, भारत। और भारत के उत्तर में हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है आपके अराकान योमा। दोस्तों इस पर्वतमालाओं को लेकर बात करें तो अरावली आपके हिमालय का संबंध हो गया भारत के उत्तर से। कुनलुन का संबंध, ये जो आपको येलो कलर में देश दिख रहा है, इस देश का नाम है चीन। इस चीन से इसका संबंध देखने को मिलता है। ये जो पर्वतमाला है अल्टाई, अल्टाई को लेकर हम बात करें तो ऊपर वाला जो है वो है आपका एशियाई रूस। और ये जो आपको दिख रहा है इस देश का नाम है मंगोलिया। ये है देश मंगोलिया। और अगर हम बात करना चाहें इस वाले देश की, इसका नाम है चीन। तो आपके अल्टाई का संबंध रूस, मंगोलिया, चीन से। इधर आपके देखने को मिलता है अराकान योमा। और ये वाला जो देश है जिसकी मैं बाउंड्री आपको बता देता हूं, ये जो अराकान योमा है इसका संबंध जो है वह एक देश से है। उस देश का नाम क्या था, म्यांमार। इधर अरावली का संबंध पूर्णतः आपको कहां से देखने को मिलता है, भारत से। और सुलेमान व किरथर का संबंध आपके कहां से था, पाकिस्तान से। हिंदू कुश का संबंध 2 से था। एक का नाम तो था अफगानिस्तान और दूसरा संबंध है पाकिस्तान।
इधर आपके फ्यूजियामा का जो संबंध था वो आपके कहां से देखने को मिलता था, जापान से देखने को मिलता था। अब बात आती है यूराल को लेकर, तो यूराल के बारे में दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि आपके यूरोप व एशिया की प्राकृतिक सीमा बनाने वाला, पहला क्वेश्चन आया कि यूरोप व एशिया की, या तो वो पूछ सकता है प्राकृतिक सीमा बनाने वाला, या दोस्तों कह सकता है यूरोप व एशिया को पृथक करने वाला, या कह सकता है यूरोप व एशिया को जोड़ने वाला। अगर कोई पर्वत है तो वो पर्वत कौन सा है, यूराल पर्वत। दूसरा क्वेश्चन आता है इस हिमालय को लेकर, और हिमालय का क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे नवीनतम अगर कोई पर्वतमाला है तो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी, आपकी हिमालय। बात करते हैं अरावली को लेकर, तो अरावली को लेकर क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम, अगर मित्रों पर्वतमाला की बात की जाती है तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं आपको लर्न रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। अब मित्रों जरा और आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है कि अगर हम किसी भी पर्वत को देखते हैं तो दोस्तों उस पर्वत को देखने पर तीन स्थितियां मूलतः आपको उस पर्वत की देखने को मिलती है। अगर उन तीन स्थितियों को हम देखें कौन कौन सी, तो आप देखिएगा, एक तो सबसे ऊपर वाला नोकीला भाग मिलता है, एक नंबर। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो ये 2 नंबर, और एक ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये 3 नंबर। अगर दोस्तों बात आ जाती है इस 1 नंबर की, तो 1 नंबर के बारे में सुनना, ये है आपका पर्वत, कोई भी आप मान लीजिए इसको, पर्वत का वह ऊपरी जो नोकीला हिस्सा होता है या कोणात्मक हिस्सा होता है, उसे दोस्तों एक विशेष नाम से जाना जाता है, उसे आपके कहा जाता है चोटी, या दोस्तों उसे कहा जाता है शिखर। चोटी या शिखर के नाम से जाना जाता है। और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है, पर्वत के बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा, इसे आपके कहा जाता है पर्वत पदीय प्रदेश। अर्थात मित्रों पर्वत पदीय प्रदेश का मतलब क्या हुआ, पर्वत के पद मान ले पैरों वाला प्रदेश, कि पर्वत के पैरों वाला प्रदेश अर्थात निचला भाग। इस पर्वत पदीय प्रदेश और चोटी व शिखर के बीच का ये जो ढाल है, इस ढाल को आपके कहा जाता है पर्वतीय ढाल। तो आपको 3 स्थितियां मिली, किसी भी पर्वत को लेकर 3 स्थितियां मिलती है, चोटी या शिखर, उसके बाद पर्वतीय ढाल, और नीचे मिलता है पर्वत पदीय प्रदेश। अब हम बात करना चाहेंगे कि सब हमने इतनी पर्वतमालाएं पढ़ी, तो उनमें कोई ना कोई तो सबसे ऊंची चोटी रही होगी, और जो भी सबसे ऊंची चोटी रही होगी उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने साहब इन सभी पर्वतमालाओं की चोटियां देखी, और उनमें जो सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिली, उस चोटी का नाम हमारे सामने आया, उसका नाम था मित्रों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो मित्रों याद रखना, माउंट एवरेस्ट जो है ना वो एक क्या है, चोटी। तो हम इसको माउंट एवरेस्ट क्या कह सकते हैं, चोटी कह सकते हैं। अब हमारे लिए एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन आता है कि माउंट एवरेस्ट चोटी के बारे में एग्जाम को लेकर हमारे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन बनेगा इसको लेकर कि हमसे पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट चोटी किस श्रेणी की चोटी है या किस पर्वतमाला की चोटी है। तो हमारा आंसर आता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वह मित्रों हिमालय पर्वतमाला की चोटी है। हिमालय की क्या है दोस्तों, ये चोटी। पहली बात। दूसरा क्वेश्चन हम जानना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन हमें पढ़ने को मिलता है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हम जानना चाहेंगे लोकेशन या इसकी स्थिति,
कि माउंट एवरेस्ट आपके स्थित कहां पर है। तो दोस्तों बताया जाता है कि माउंट एवरेस्ट स्थित है एक देश में और उस देश का नाम है नेपाल। जबकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर है स्थित है। अगर ऐसा क्वेश्चन हमें पढ़ने को मिलता है तो हमें उस समय देशों की स्थितियां बतानी होती है। तो आप जरा देख लीजिएगा, यह है मित्रों हमारे देश की लगभग स्थिति। यह हमारे देश की स्थिति देखने को मिलती है। और इसके यहां पर एक देश और मिलता है, ये वाला। अगर हम बात करें, ये वाला जो देश है हमारा, इसका नाम तो हो गया भारत। और मित्रों यहां पर ये जो देश है ना, इस देश का नाम है नेपाल, एन। और यहां पर एक देश है जिस देश का नाम है चीन। इस देश का नाम है चीन। तो दोस्तों अगर हम बात करना चाहें इसके संदर्भ में, तो आपके जो माउंट एवरेस्ट है वो आपके यहां पर स्थित है। अर्थात आप कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वह आपके दो देशों की सीमाओं पर स्थित है। एक देश का नाम तो है नेपाल, और मित्रों दूसरे देश के बारे में बात करें तो दूसरा है चीन। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल व चीन की कहां पर स्थित है? सीमा पर स्थित है। नेपाल व चीन की सीमा पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हमने माउंट एवरेस्ट को देखा तो पता चला माउंट एवरेस्ट को चीन या आप कह सकते हो तिब्बती भाषा, चीन या तिब्बती भाषा में आपके इस माउंट एवरेस्ट को एक विशेष नाम से जाना जाता है। और इसका जो विशेष नाम है वो इसे कहा जाता है चोमोलुंग्मा। इसे एक विशेष नाम से जाना जाता है और विशेष नाम है चोमोलुंग्मा। तो एग्जाम का मित्रों एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और एग्जाम का क्वेश्चन बना कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल व चीन व तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? चोमोलुंग्मा। जबकि क्वेश्चन आता है कि आपके इसी माउंट एवरेस्ट को अगर आप बात करते हो नेपाल में, तो नेपाल में जो आपके स्थानीय नाम है उस स्थानीय नाम को लेकर बात करें तो नेपाल में इसका स्थानीय नाम जो मिलता है वह मिलता है सागरमाथा। सागरमाथा ये आपको देखने को मिलता है। और इसी आपके माउंट एवरेस्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनता है, और क्वेश्चन बनता है कि यह जो माउंट एवरेस्ट है यह एशिया की नहीं मित्रों, यह आपके दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत क्या है? चोटी। कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और रही बात ऊंचाई को लेकर, तो मित्रों इसकी जो ऊंचाई देखने को मिलती है वह देखने को मिलती है 8,848 मीटर, या इसको आप नया डाटा देखना चाहें 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। यह स्थितियां जो हैं ये आपको सारी बातें लर्न रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। किसको लेकर? माउंट एवरेस्ट को लेकर। मैं एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, आप सुनिएगा। पहला, माउंट एवरेस्ट चोटी जो है हिमालय की चोटी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, स्थित कहां पर है? नेपाल में स्थित है, या आप कह सकते हो नेपाल व चीन की सीमा पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि चीन व तिब्बती भाषा में
इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? चोमोलुग्मा। जबकि नेपाल में इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सागरमाथा। यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाती है। यह एशिया की नहीं पूरे विश्व की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। और ऊंची है तो हमने इसकी ऊंचाई जानना चाहिए 8,848 मीटर, और नया डाटा अगर पूछ लिया जाए 8,850 मीटर। दोस्तों ये बातें तो रही आपके एशिया महाद्वीप की पर्वतमालाओं को लेकर। अब हम नेक्स्ट पढ़ना चाहेंगे एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम पढ़ना चाहेंगे दोस्तों, उपनाम को लेकर बात करें तो उपनाम को लेकर क्वेश्चन आता है कि आपके पहला क्वेश्चन आता है महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, क्योंकि हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है, तथा हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या की तो सर्वाधिक जनसंख्या भी एशिया महाद्वीप रखता है। इसलिए एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। जबकि दूसरे क्वेश्चन को लेकर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आता है हमें कि विभिन्न मानव सभ्यताओं की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा एशिया महाद्वीप को विभिन्न मानव सभ्यता की जन्म स्थली कहा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके कि केवल क्वेश्चन कहता है कि मानव की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, तो मित्रों मानव की जन्म स्थली के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका को। कि मानव की उत्पत्ति का जो प्रमाण मिलता है वह मिलता है दोस्तों आपके अफ्रीका महाद्वीप में। जबकि क्वेश्चन आ जाता है कि आपके मानव ने जीवन जीने का जो तरीका सीखा वो तरीका कहां पर सीखा? वो आपके सीखा कहां पर? आपके एशिया महाद्वीप में। इसलिए एशिया महाद्वीप को मानव सभ्यता की जन्मस्थली कहा जाता है। यहां पर छोटे छोटे द्वीपों की बात की जाए तो इन छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर एक देश का निर्माण होता है। और दोस्तों हम इस देश के बारे में बात करना चाहें तो इस देश का नाम है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया के बारे में क्वेश्चन आता है ज्वालामुखियों का देश। क्वेश्चन बना कि ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है? तो मित्रों ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है? आपके इंडोनेशिया को कहा जाता है। आंसर बन गया इंडोनेशिया। इससे और आगे बढ़िएगा, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपके ये 4 द्वीपों का एक देश है, प्रमुख 4 द्वीपों का, जिसमें सबसे ऊपर होक्काइडो, होन्शु, शिकाकू, क्यूशू। इन चारों द्वीपों की बात करें तो ये 4 बड़े द्वीप मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। उस देश का नाम है जापान। और जापान को लेकर एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाता है उगते हुए सूर्य का देश, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसी उगते हुए सूर्य के देश को आपके एक और नाम से भी जाना जाता है, निप्पन का देश। निप्पन इसका पुराना नाम है, या निप्पन का मतलब होता है उगते हुए सूरज का देश। या आपके क्वेश्चन बनता है भूकंपों का देश, भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? तो इन तीनों क्वेश्चनों को लेकर बात करें, चाहे तो उगते हुए देश की बात की जाए, उगते हुए सूर्य के देश की बात की जाए, या आपसे पूछ लिया जाता है निप्पन का देश या भूकंपों का देश, तो इन सभी का आंसर मित्रों एक ही नाम मिलता है, जापान। और आगे बढ़िएगा, यहां पर आपको एक देश मिलता है देखने को, ये वाला एक देश है। इस देश की बात करें तो इस देश का नाम हम जानना चाहें तो इस देश का नाम है मित्रों म्यांमार। और म्यांमार के बारे में हमारा क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाता है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश, कि स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो वो आपके कहा जाता है म्यांमार को। पैगोडा से तात्पर्य है बौद्ध स्तूप जो होते हैं, बौद्ध धर्म जो होता है, उस बौद्ध धर्म के
जो स्तूप होते हैं उन बौद्ध धर्म के स्तूपों को पैगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहां पर एक देश और है और इस देश का नाम है बांग्लादेश। और अगर हम बांग्लादेश को लेकर बात करें तो क्वेश्चन आता है बांग्लादेश को लेकर, और बांग्लादेश का क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाता है नदियों का देश। नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। जबकि आप जानते हैं भारत के पश्चिमी भाग में हम देखते हैं तो यहां पर आपके देखने को मिलता है एक देश, जिस देश का नाम है पाकिस्तान। और रही बात पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान को लेकर क्वेश्चन आता है नहरों का देश। नहरों का देश। तो मित्रों नहरों का देश कहा जाता है आपके पाकिस्तान को। जबकि हम बात करें इस भारत के इस हिस्से में एक देश मिलता है, इस देश का नाम है भूटान। और भूटान को लेकर क्वेश्चन की बात आती है तो भूटान के बारे में क्वेश्चन आता है कि जो ये भूटान देश है, इस भूटान का क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक आपदाओं का देश। प्राकृतिक आपदाओं का देश। आपदाओं का देश, तो आपके आंसर आता है भूटान। जबकि कई बार इसे आपके प्राकृतिक आपदाओं के देश को कह दिया जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश में याद रखिएगा लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है? तो आपके कहा जाता है इसको। यहां पर आप देखते हैं तो ये एक देश और देखने को मिलेगा जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूं। इस देश का नाम है आपके लाओस। और लाओस को लेकर क्वेश्चन आता है हाथियों का देश। एक तो क्वेश्चन आएगा मित्रों हाथियों का देश, और एक क्वेश्चन आता है सफेद हाथियों का देश। तो सफेद हाथियों वाले देश की हम बात करें तो ये आपके एक देश और है, इस देश का नाम है थाईलैंड। तो ये ब्लू वाला जो है ये तो थाईलैंड, और ऊपर वाला जो देश है वो देश कौन सा हो गया? लाओस। तो हाथियों का देश कहता है एग्जामिनर, तो दोस्तों याद रहे हाथियों का देश है लाओस। जबकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप हमें ये बताइएगा सफेद हाथियों का देश। तो मित्रों सफेद हाथियों का जो देश होता है वह आपके देश कौन सा देखने को मिलता है? उस देश का नाम मिलता है थाईलैंड। ये आपको कुछ उपनाम के संदर्भ में लर्न रखने हैं। एक बार रिपीट करता हूं, सुनिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन बनता है महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। विभिन्न मानव सभ्यताओं की जन्मस्थली एशिया महाद्वीप को कहा जाती है। जबकि नोट में आपको क्वेश्चन लिखा है कि मानव की जन्मस्थली की बात आती है तो अफ्रीका महाद्वीप। इधर ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है आपके इंडोनेशिया को। उगते हुए सूरज का देश निम्पल देश, या इसे आपके कहा जाता है भूकंपों का देश जापान। यहां पर आ जाइएगा लाओस को हाथियों का देश, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश, बांग्लादेश को नदियों का देश, भूटान को प्राकृतिक आपदाओं का देश या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जबकि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।